ठीक है बच्चे, आज जो हम लोग को टॉपिक करना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो एकदम लास्ट सिलेबस में मिलेगा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब सिलेबस उठाओगे तो लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें कई टॉपिक हमें करना है। उसमें से जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे बच्चे, वो इलेक्ट्रोल सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली है, इस पे एक तरह से क्या किया जाएगा, बातचीत करेंगे हम लोग बच्चे। और उसमें सबसे पहले बातचीत हम शुरू करेंगे बच्चे चुनाव का महत्व। ठीक है, इलेक्शन का क्या महत्व होता है, ठीक है ना, इलेक्शंस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, चुनाव का क्या महत्व होता है बच्चे। तो जर्नलिस्ट बच्चे ध्यान में रखना, जहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों तथा समय समय पर निष्पक्ष चुनाव का विशेष महत्व होता है बच्चे। यानी अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है बच्चे, आप बोल रहे हो कि मेरा जो राजनीतिक शासन प्रणाली है, वो राजनीतिक शासन प्रणाली पूरी तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पे काम करता है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का बच्चे एक अनिवार्य शर्त होता है कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, तो वहाँ पे एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होना चाहिए बच्चे। निष्पक्ष चुनाव कराने का मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक निष्पक्ष आपके पास क्या होना चाहिए, निर्वाचन आयोग होना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 में, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 में इलेक्शन कमीशन से। और जो इलेक्शन कमीशन है बच्चे, वो एक संवैधानिक संस्था है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो कार्यपालिका निर्वाचन आयोग को प्रभावित नहीं कर सकती है, राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, और न्यायपालिका भी निर्वाचन आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है बच्चे। तो इस प्रकार की अगर कहीं पे संस्था है बच्चे और उसके द्वारा अगर चुनाव कराया जा रहा है तो उसको हम लोग निष्पक्ष चुनाव बोलते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए आपके पास एक स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और हर जहां भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है बच्चे, जहां भी डेमोक्रेटिकल सिस्टम है, वहां पे तुम्हें बच्चे मिलेगा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, फ्री इलेक्शन कमीशंस। ये बॉडीज तुम्हें देखने को कहां पर मिलेगी, लोकतांत्रिक देशों में बच्चे। जहां पर एक दलीय शासन प्रणाली होगा बच्चे, वहां पर भी दिखेगा। जहां दो दल होंगे, एक दल भी हो सकते हैं, द्विदलीय भी हो सकता है, और बहुदलीय भी हो सकता है। इसी टॉपिक में बच्चे जो लास्ट हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो यूनिट है बच्चे, उसमें हमें एक दलीय प्रणाली को भी समझना है, बहुदलीय प्रणाली को भी समझना है, द्विदलीय प्रणाली को भी समझना। आगे वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा हम लोगों का बच्चे, वो इलेक्ट्रोल सिस्टम पे निर्वाचन की कौन कौन सी प्रणाली है। और जब तुम लोगों ने 11th-12th में बच्चे पढ़ा होगा, जहाँ पे फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ते हैं, तो 11th-12th में तुम लोग पोल साइंस में पढ़ते हो बच्चे कि, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ लेते हैं बच्चे कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम को दूसरे और किस नाम से जानते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है बच्चे। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा था बच्चे, इसी प्रकार किसी देश में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है, यह भी वहाँ की शासन प्रणाली को प्रभावकारी बनाने में जिम्मेदार हो सकता है बच्चे। तो अगर हमें निर्वाचन प्रणाली को देखना है बच्चे, तो अगर हमें निर्वाचन प्रणाली को देखना है तो सबसे पहले उस देश की शासन प्रणाली को तुम्हें समझना पड़ेगा, उस देश की शासन प्रणाली को समझना पड़ेगा। जब तक उस देश की शासन प्रणाली तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चे, तुम्हें क्लियर ही नहीं होगा कि निर्वाचन प्रणाली क्यों अपनाया गया है। अब शासन प्रणाली को समझने के लिए उस देश की भौगोलिक विशेषताओं को समझना पड़ता है बच्चे, की भौगोलिक विशेषताएं समझ में आएंगी तो शासन प्रणाली समझ में आएगा, और फिर शासन प्रणाली समझ में आ गया बच्चे तो हमें ऑटोमेटिक निर्वाचन प्रणाली क्लियर होने लगती है कि क्यों ये निर्वाचन प्रणाली अपने यहाँ पे अपनाई जा रही। यानी शासन प्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, निर्वाचन प्रणालियों को अपनाते हैं। तो एग्जाम्पल में कहीं पर तुम्हें क्या हो सकता है, फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम हो सकता है, कहीं पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं बच्चे। तो क्लियर हुआ बच्चे ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। जब थर्ड पॉइंट में आगे लिखा है बच्चे, कुछ देशों में राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार करती हैं, जैसे इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे देश मिलेंगे बच्चे जहां राजनीतिक प्रणाली यानी पॉलिटिकल सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब
उस राजनीतिक प्रणाली में, उस पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत में क्षेत्रीय दल भी हैं, ये हमने पढ़ा भी है, और राष्ट्रीय दल भी है, ये हमने टॉपिक पढ़ा है ना बच्चे। उस टॉपिक को यहाँ पे अब क्षेत्रीय और जो राष्ट्रीय दल पढ़ा है, तो बच्चे वहाँ पे तुमने 7 पढ़ा था कि राष्ट्रीय दल होते हैं 7-8 पढ़ता है, और लगभग, ठीक है ना, क्षेत्रीय दल तो बहुत सारे हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या बहुदलीय, मैंने ये भी बोला कि कुछ ऐसे देश भी मिलेंगे बच्चे जहाँ पे राजनीतिक प्रणाली में सिर्फ 2 दल हों, सिर्फ 2 दल हो, ठीक है, 2 दल हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में सिर्फ 2 दल हैं बच्चे, अमेरिका में जाओगे 2 दल हैं। कुछ ऐसे भी देश मिलेंगे बच्चे जहां पर सिर्फ एक ही दल हो, चाइना सिर्फ साम्यवादी पार्टी है बच्चे। आई बात समझ में? तो जो हम इलेक्शन चुनाव के महत्व को जब हम समझना शुरू करते हैं कि चुनाव का महत्व क्या होता है बच्चे, तो हमें राजनीतिक दलों के बारे में भी क्या करना होता है, जानना होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम बच्चे निश्चित करता है कि वहां पे किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे बच्चे, कहीं कहीं पर सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है बच्चे, ठीक है। तो बहुत ऐसे सारे देश होते हैं कि वहाँ पे राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जा रहा है, बाकी दलों को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं, या फिर संविधान में ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों का निर्माण ना हो बच्चे। ये चीजें भी होती हैं, अन्य प्रकार के राजनीतिक दलों का क्या हो, निर्माण ही ना हो। जैसे चाइना को उठाओगे तो वहाँ पे सिर्फ साम्यवादी दल था। 90 से पहले अगर रसिया में देखोगे तो सिर्फ साम्यवादी दल था। 90 के बाद तो दूसरे दल रसिया में बनने शुरू हुए थे, उससे पहले तो सिर्फ एक ही दल था। तो कहने का मतलब संविधान में व्यवस्था करके, कानून का निर्माण करके हम एक ही दल को क्या कर देते हैं बच्चे, प्रतिबंधित कर देते हैं, अन्य दलों को निर्मित नहीं होने देते हैं। जिससे ये और भी क्लियर होगा तुम्हें, एक ही राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था, जैसे कि साम्यवादी रूस, केनिया में भी एक ही दल था। इन देशों में राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाती थी तथा नागरिकों को केवल इतना अधिकार होता है कि उसे अपनी स्वीकृति दे अथवा न दे। तो जो साम्यवादी पार्टी होती थी बच्चे, उम्मीदवारों की लिस्ट भेज देती थी समाज में, अब उसको आप वोट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, वो लिस्ट चला गया और उसी को क्या करना है, आपके पास वोट करना है। दूसरे आपके पास विकल्प नहीं है। साम्यवादी दल के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट बनाकर, ठीक है, समाज में डाल दिया जाता है, समाज में हम भेज देते हैं, और समाज में आपको स्वीकृति देना है तो स्वीकृति दीजिए, स्वीकृति नहीं देना है मत दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहां पर विकल्प नहीं होता है। एक दलीय प्रणाली जहां पर होती है बच्चे, वहां पे मतदान करने वाले के पास दूसरे विकल्प नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनके पास एक ही दल के सदस्यों को मत करने का बस उनके पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है बच्चे, दूसरे विकल्प नहीं होते। लेकिन लोकतांत्रिक देश जहाँ होते हैं उनके पास दूसरे भी विकल्प हैं। भाई बीजेपी से मेरा नहीं बना तो मैं कांग्रेस को दे दूंगा, कांग्रेस से नहीं जमा तो आम आदमी पार्टी को दे दूंगा, निर्दलीय जो विधायक होते हैं उनको मैं कर दूंगा। तो किसी न किसी को हमारे देश में तो किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर एक राजनीतिक दल होता है बच्चे, वहाँ पे बड़ी दिक्कतें होती हैं कि लोगों के पास दूसरे विकल्प नहीं होता है। अब वो कैंडिडेट अच्छा है या बुरा है, वोट तो आपको उसी को करना है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे इतनी चीजें? दीपा क्लियर हो रहा है बच्चे? दीपा आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है। रीचा मैम? ठीक है बच्चे। दीपा, रीचा आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है। सेकेंड जब पेज पे आते हैं बच्चे, तो वहां पे विकासशील देशों के आम चुनाव में मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार की ओर अधिक होता है, राजनीतिक दल की ओर कम। अगर विकासशील, हाँ रीचा बच्चे कुछ पूछ रहे हो बच्चे? ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है ना? मेरी आवाज नहीं, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है ना? टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैं पूछ रहा था रीचा। ठीक है बच्चे, ये एक चीज ध्यान में रखना है बच्चे, जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देशों में जो आम चुनाव होता है बच्चे, वहां मतदाताओं का रुझान उम्मीदवारों की ओर ज्यादा होता है बच्चे। यानी हम लोग, ठीक है ना, पार्टी को देखकर अब वोट नहीं करते हैं। अब बड़ा चीजें परिवर्तित हो गई है बच्चे। पहले लोग क्या करते थे ना, राजनीतिक दल को देखकर वोट करते थे। मतलब 52 से लेकर 67 तक तुम्हें देखने को मिलेगा बच्चे, 1952 से लेकर
1967 तक दिखेगा जब कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो बच्चे, तो कांग्रेस से कोई भी सदस्य आए बच्चे, कांग्रेस से कोई भी सदस्य आए, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। पहले तो ये होता था कि कांग्रेस से अगर कोई कैंडिडेट चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसी एरिया का होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि जनता में उसकी एक भागीदारी भी रहे, ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी रहे। अब तो बड़ा बदल चुका है, ठीक है, कहीं का कैंडिडेट कहीं पर जाकर चुनाव में खड़ा होता है और जीत जाता है, भले उस एरिया में जाकर कुछ करे या ना करे बच्चे। तो विकासशील देशों में एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चे, अब बड़ी चीजें परिवर्तित होकर तुम्हें दिख रही होंगी। जैसे हमने बोला ना कि पहले कांग्रेस के नाम पर लोगों कांग्रेस को वोट पड़ता था बच्चे, कांग्रेस की वजह से वोट मिलता था बच्चे। लेकिन आज जो है बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, वोट करते हैं बच्चे। भारतीय जनता पार्टी के वजह से, भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई हैं। वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के वजह से उन्हें इतने सारे वोट प्राप्त हुए थे और इतनी सारी सीटें प्राप्त हुई थी। ये विकासशील देशों में एक नया रुझान देखने को मिल रहा है बच्चे, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले लोग एकदम पार्टी को लेकर एकदम पूरी तरह से समर्पित होते थे और पार्टी जो था वो चुनाव करता था, चुनाव में प्रचार करता था और पार्टी को लोग क्या करते थे, वोट देते थे। अब तो लोग पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आए, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर क्या किया जाता है, वो वोट देना शुरू किया गया है बच्चे। ये विकासशील देशों में बहुत अधिक होता है, इसीलिए लिखा गया है बच्चे कि विकासशील देशों में आम चुनाव में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा विधानसभाओं के बच्चे, बात उसकी हो रही है, उम्मीदवारों को यहाँ पर अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं, राजनीतिक दलों की ओर लोगों का ध्यान कम होता है बच्चे, ठीक है ना, उम्मीदवारों के तरफ हम ज़्यादा रुझान होता है विकासशील देशों में, ठीक है, राजनीतिक दलों के प्रति कम हो जाता है। जैसे कांग्रेस, लोग बोला जाएगा कि क्या आप कांग्रेस दल को वोट करेंगे, तो सीधा जनता क्या बनाते हैं, अरे नहीं नहीं, कांग्रेस को तो मैं इसलिए वोट नहीं करूंगा, उनके समय में बहुत अधिक क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा बीजेपी को आप वोट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ा हिंदू कट्टर हो जाते हैं तो इसलिए वोट नहीं कर। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति विशेष को देखकर लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। जैसे 2014 के इलेक्शन का पूरा चेहरा नरेंद्र मोदी थे, तो उन्हीं के चेहरे को देखकर लोगों ने क्या किया था, वोट किया था। कहीं का कैंडिडेट कहीं खड़ा हुआ था बच्चे, कहीं का कैंडिडेट कहीं खड़ा हुआ था और वो जीत गए थे। तुम्हें लगता है कि अगर सनी देओल को चुनाव उन्होंने जीता है तो वो सिर्फ अपने व्यक्तित्व के वजह से उन्हें वोट मिला होगा, ठीक है, अमृतसर पंजाब से वो खड़े हुए, उधर से सनी देओल खड़े होते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एक लोगों के अंदर धारणा है, तो वो धारणा ये है कि नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए नरेंद्र मोदी अच्छे हैं तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी क्या है, अच्छी है, और नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाले जो अच्छे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सनी देओल को भी वोट कर देना चाहिए। सनी देओल अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं होते, नरेंद्र मोदी से उनका अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव नहीं होता, क्या वो चुनाव जीत जाते? अपने दम पे नहीं जीत पाते। यूपी में देखो कितने सिंगर थे, भोजपुरी गायक जो थे, वो आके रवि किशन, ठीक है ना, दिनेश कुमार, ये लोग क्या हो गए, वो इलेक्शंस में भाग लिए और इलेक्शन जीत भी गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो मोदी व्यक्तित्व की जो एक लहर है ना बच्चे, व्यक्ति जो विशेष की एक लहर थी, उसने क्या किया, राजनीतिक दलों में व्यक्ति विशेष की भूमिका को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ाना शुरू किया बच्चे। तो ये चीजें बच्चे तुम्हें क्या करना है, जानना है, समझना होता है बच्चे। तो जो तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कभी कि जो विकासशील देश होते हैं बच्चे, वहाँ पे जो उम्मीदवार होते हैं, विकासशील देश जो है आपका पूरा का पूरा, वहाँ पे लोग राजनीतिक दलों को देखकर मत करते हैं या फिर व्यक्ति विशेष को देखकर मत करते हैं। वहाँ पे तुम्हारा पूरा आंसर होना चाहिए बच्चे कि व्यक्ति विशेष को देखकर क्या किया जाता है, वहाँ पे मत किया जाता है। आई बस में ये अलग ही चुनाव का महत्व तुम्हें दिखेगा। स्विट्जरलैंड में आओगे बच्चे, 1970 तक महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ये कभी कभी जीएस के तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्विट्जरलैंड जो है बच्चे, वहाँ पे 1970s में आकर वहाँ पे महिलाओं को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। उससे पहले वहाँ पे महिलाओं को वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। आई बात समझो, वहाँ पे 1970 से पहले। लेकिन भारत में जो था वो क्या था, वयस्क मताधिकार था। और भारत में 1952 से संविधान के लागू होने के बाद ही पुरुष और महिलाओं को क्या करना शुरू किया गया था, वोट देना शुरू कर दिया गया था बच्चे। कहीं कहीं पे तो ये भी व्यवस्था की जाती है बच्चे चुनाव में कि प्रत्याशियों के लिए आयु के अतिरिक्त, मतलब चुनाव में अगर चुनाव आपको लड़ना है बच्चे, तो चुनाव में भाग लेने के लिए
आपके पास एक निश्चित आयु होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट एक आयु होनी चाहिए बच्चे, शिक्षा होनी चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, निवास स्थान की कुछ शर्तें होती हैं बच्चे। जब ये शर्तें आप लागू करते हैं बच्चे, तब जाकर कहीं आप चुनाव में एक तरह से क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, चुनाव में एक तरह से क्या कर सकते हैं, आप भाग ले सकते हैं बच्चे। कुछ विचारक भी आते हैं बच्चे, जैसे थॉमस हॉब्स का तो नाम क्रॉस ही कर देना तुम लोग, जॉन लॉक, रूसो, एडम बर्ग। एक्चुअली जो चुनाव का बेहतर, यानी चुनाव जो होता है बच्चे, जो चुनाव होना चाहिए उसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो देखने को हमें मिलता है बच्चे, वो बेंथम के विचारों में देखने को मिलता है, जहाँ पे बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया था बच्चे। ठीक है, थॉमस हॉब्स के विचारों में उतना नहीं देखने को मिलता है। जॉन लॉक के भी विचारों में प्रतिनिधित्व सिद्धांत दिखता है, कम दिखता है। रूसो में भी कम, एडम बर्ग में, जेएस मिल के विचारों में बच्चे और बेंथम के विचारों में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिखता है। और बेंथम पहला व्यक्ति था जिसने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लेकर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट के बारे में बोला था बच्चे। बाद में जेएस मिल ने एक व्यक्ति को 5 वोट करने के अधिकारों की बात की थी, कि जो शिक्षित लोग होते हैं उनके पास वोट करने के अधिकार क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो ये इस तरह से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत धीरे धीरे आगे बढ़ने क्या हुए थे बच्चे, शुरू हुए थे। तो उसमें जेएस मिल, बेंथम को भी तुम्हें ध्यान में रखना है और जेएस मिल को भी ध्यान में रखना। ये दो लोग प्रतिनिधित्व सिद्धांत को बेहतर तरीके से क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, उस पर काफ़ी विवेचना भी उन्होंने की है, विस्तार पूर्वक एक विवेचना भी की गई है बच्चे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक मत का, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान में रखना है तुम्हें। और जेएस मिल जो है बच्चे, जो शिक्षित और पढ़े लिखे जिनके पास संपत्ति है, उन्हें के पास एक से अधिक वोट करने का अधिकार होना चाहिए। वो बेंथम के बाद आते हैं और बेंथम से ही कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो जो उपयोगितावाद था, बेंथम का सिद्धांत उपयोगितावाद से है, तो उपयोगितावाद का जो संशोधन किया था बच्चे, वो जेएस मिल ने किया था। और जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था उसमें भी उन्होंने संशोधन किया था, जहाँ पे एक व्यक्ति के पास एक से अधिक भी मत करने का अधिकार होना चाहिए बच्चे। आई बात समझ में? आगे आओगे बच्चे, तो संसदीय शासन प्रणाली हो या अध्यात्मक, चुनाव के जरिए ही मतदाता सरकारों के निर्माण में हिस्सा लेते हैं बच्चे। तो संसदीय शासन प्रणाली हो या अध्यात्मक शासन प्रणाली हो, चुनाव के द्वारा ही मतदाता जो हैं वो सरकार के निर्माण में क्या करते हैं बच्चे, हिस्सा लेते हैं। और आज के समय ये पता ही है तुम्हें, चाहे संसदीय शासन प्रणाली होगी बच्चे तो वहाँ पर भी चुनाव होगा, और उस चुनाव में जनता क्या होती है, भाग लेती है। भाग लेकर जनता अपना क्या करती है, मैंडेट देती है। ठीक है, मैंडेट मतलब अपनी सहमति देती है, और उस सहमति में जिस दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती है उस दल को बोला जाता है भाई आप क्या करें, सरकार का निर्माण करें। अध्यात्मक शासन प्रणाली में भी तो यही होती है, जनता वहां पर भी भाग लेती है, मत देती है। जिस पार्टी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उस पार्टी को बोला जाता है कि सरकार का क्या किया जाए, निर्माण। यानी चुनाव के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जा सकता है बच्चे, ये व्यवस्था की जाती है। तो चुनाव हमें सरकार निर्माण करना है, इसके लिए चुनाव हमें कराना पड़ेगा, इसलिए चुनाव का महत्व होता है बच्चे। आज के समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है बच्चे। ठीक है, लोकतंत्र के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भागीदार बनती है, जनता सीधा शासन में भागीदारी लेती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बच्चे जो जनता होती है वो शासन में सीधा भागीदारी न लेकर अपने प्रतिनिधियों को क्या कर देती है, शासन में भाग लेने के लिए भेज देती है, और उनके द्वारा एक प्रकार से क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है बच्चे कि प्रतिनिधित्व के द्वारा आपका लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व होगा बच्चे, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही बच्चे सिद्धांत है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही इसको एक प्रकार से हम लोग क्या मानते हैं, सिद्धांत मानते हैं। तो ये चीजें तुम्हें क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। आगे जब आओगे बच्चे, वहीं पर लिखा गया कि एक निश्चित अवधि पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो लोकतांत्रिक अगर देश है बच्चे, अगर उस लोकतांत्रिक देश का राजनीतिक प्रणाली अगर संसदीय है बच्चे, तो हर 5 साल पे चुनाव होगा। ठीक है, हर 5 साल पे ही चुनाव होता है संसदीय शासन प्रणाली में। हर 5 साल पे लोग क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। भारत में भी लोकसभा का चुनाव तो हर 5 साल पर भी होता है, 5 साल पर ही होता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल पे, 5 साल तो आम
स्थिति में 5 साल ही। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी बच्चे, तो वहाँ पे भी सरकार का जो गठन होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे अमेरिका में जाओगे बच्चे तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, वहाँ का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। संविधान में संशोधन भी है, तो कितने वर्ष के लिए, मतलब 2 बार लगातार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके अलावा आपको राष्ट्रपति बनने का जो अधिकार था वो समाप्त हो जाता है बच्चे। अमेरिका का जो कांग्रेस है बच्चे, उसमें 2 हाउस होता है। एक तो उनका भी प्रतिनिधि सदन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस होता है, प्रतिनिधि सदन बोलते हैं। कांग्रेस जब बनाया जाता है बच्चे तो वहाँ का जो कांग्रेस, मतलब भारत में संसद बोलते हो, अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोला जाता है। ध्यान में सुनना, भारत में हम जिस चीज़ को संसद बोलते हैं बच्चे, अमेरिका में उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के अमेरिका में जो कांग्रेस होता है उसका 2 सदन होता है। पहले सदन को प्रतिनिधि सदन, जिसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, और दूसरे सदन को हम लोग क्या बोल लेते हैं बच्चे? उच्च सदन। उच्च सदन जो होता है उसको सीनेट बोला जाता है अमेरिका में। एक प्रतिनिधि सदन होता है और दूसरा क्या होता है? सीनेट होता है बच्चे। तो वहाँ कांग्रेस का, यानी अमेरिका में जो कांग्रेस का निर्माण होता है वो सीनेट और प्रतिनिधि सदन के द्वारा होता है बच्चे। भारत में संसद का निर्माण किसके द्वारा होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारत में होता है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे? तो वही लिखा था अमेरिका में, जैसे भारत में संसद है बच्चे, अमेरिका में जो संसद होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं। आई भारत में जिस संस्था को तुम संसद बोलती हो, अमेरिका में भी उसी प्रकार की एक संस्था है, लेकिन उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस का मतलब लोगों के समूह को कांग्रेस बोला जाता है। तुमसे अगर कोई पूछे कि कांग्रेस की परिभाषा क्या होती है, तो लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कांग्रेस बोलते हैं। कि जो लोगों का समूह है उसको एक प्रकार से कांग्रेस बोला जाता है। ये तुम्हें ध्यान में। अब जो अमेरिका में कांग्रेस है बच्चे, उसके 2 सदन है, मतलब 2 हाउस हैं। एक तो प्रतिनिधि सदन है और दूसरा क्या है? सीनेट है बच्चे। ठीक है। और वहां के कांग्रेस का निर्माण कैसे होता है? तो प्रतिनिधि सदन और सीनेट को मिला देने से अमेरिका के कांग्रेस का निर्माण होता है। भारत में संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने से भारत में संसद का निर्माण होता है। ये बेसिक डिफरेंसेस आने चाहिए। अमेरिका का जो प्रतिनिधि सदन है बच्चे, अमेरिका का मान लो लोकसभा जो है, उसमें ना जो कार्यकाल होता है उनका 2 वर्ष का होता है। जो सदस्य होते हैं प्रतिनिधि सदन में वो 2 वर्ष के लिए चुन कर आते हैं। भारत में लोकसभा का जो सदस्य होगा कितने वर्ष के लिए है? आम स्थिति में 5 वर्ष। लोकसभा अगर सामान्य स्थिति में होती है तो 5 वर्ष चलती है, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष मैंने लिखा था। और भारत और ग्रेट ब्रिटेन है बच्चे, ठीक है, ब्रिटेन जो है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन, यानी जो हम लोग, अब देखो, भारत में जिसको संसद बोला जाता है उसको अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। भारत में जिसको संसद बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में उसको क्या बोला जाता है? वेस्ट मिनिस्टर बोला जाता है, वेस्ट मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो उसके वेस्ट मिनिस्टर का निर्माण कैसे होता है? हाउस ऑफ कॉमन, लॉर्ड सभा और क्वीन, इनको मिला दो तो वहां का संसद बन जाता है। आई बात समझ? तो यही चीजें ध्यान, ठीक है बच्चे। चुनाव ही बच्चे एक ऐसा माध्यम है, ध्यान रखना, चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है बच्चे जिसके द्वारा हम लोग किसी सरकार को वैधता प्रदान करते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए बच्चे कि किसी सरकार के गठन को जो वैधता प्राप्त होती है, लेजिटिमेसी जो प्राप्त होती है, वो किस वजह से प्राप्त होती है? चुनाव से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि चुनाव में जनता जिस दल को सबसे अधिक मत देगा बच्चे, वही दल तो क्या करेगा? सरकार का निर्माण करेगा। तो वो एक सरकार है, अब उसके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। इसकी वैधता किसने दे दिया? आम जनता ने दे दिया। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। और वही लोग सत्ता का क्या करते हैं बच्चे? उपयोग करते हैं। हाँ, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में बच्चे जो सत्ता होता है, उस सत्ता का परिवर्तन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होता है। भारत में भी देखोगे चुनाव जो होता है वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई आप बूथ कैप्चरिंग करेंगे, लूटपाट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनाई अब नहीं जाती हैं बच्चे, यहाँ पे भी अब नहीं होती है। तो सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जैसे 2014 से पहले हमने कांग्रेस को चुना था बच्चे, उसके बाद 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को चुना हमने,
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को एनडीए बोलते हैं बच्चे, एनडीए शासन कर रहा है। तो एनडीए मतलब यूपीए से एनडीए में जो परिवर्तन हुआ बच्चे वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो सत्ता का जो परिवर्तन हो रहा है बच्चे वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से होना शुरू होता है बच्चे। तो चुनाव के द्वारा ही सरकार को वैधता प्राप्त होती है। चुनाव ही तरीका है बच्चे सत्ता का परिवर्तन करने का, सत्ता को परिवर्तित करने का तरीका। और सत्ता का जो परिवर्तन होगा बच्चे वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो ये चीजें जर्नलिस्ट क्या करना है बच्चे, आपको ध्यान में रखना है। कोई कंफ्यूजन बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट लिखा था बच्चे कि किसी देश की राजनीतिक प्रणाली को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, किसी देश की राजनीतिक प्रणाली को समझना है बच्चे, तो वहाँ की चुनाव प्रणाली को तुम्हें समझना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बच्चे। मतदाताओं के व्यवहार को समझना पड़ेगा। अभिजन वर्ग का मतलब इलीट क्लास, जो अमीर होते हैं बच्चे उसको अभिजन वर्ग बोलते हैं। और राजनीतिक दलों और हित समूहों को आपको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अगर तुम्हें समझना है बच्चे तो उससे पहले वहाँ की चुनाव प्रणाली को समझो। मतदाताओं के व्यवहार को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, समझना पड़ेगा। ठीक है। और जो अभिजन वर्ग हैं, जो वहाँ का इलीट क्लास है, जो रिच क्लास है बच्चे, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक दल और हित समूह किस प्रकार से कार्य करते हैं बच्चे, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब जाकर चीजें हो सकती हैं कि समझ में आए आपको बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो अगर किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हमें समझना होता है तो उससे पहले उस देश के चुनाव प्रणाली और बाकी चीज़ों को हमें समझ, जो हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में पढ़ा था बच्चे, राजनीतिक प्रक्रिया वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना, वो चीज़ें जब तक तुम नहीं समझोगे ना बच्चे, किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आएगा ही नहीं कि काम कैसे कर रहा है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया को हमें क्या करना होता है, समझना होता है। आगे जब आएंगे बच्चे, निर्वाचन प्रणाली के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो निर्वाचन जो प्रणाली है बच्चे उसके प्रकार। तो निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, सबसे पहले ये हमें समझना होता है। निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से होता है जिसके द्वारा एक आम चुनाव में नागरिकों द्वारा प्राप्त मतों के आधार पर व्यवस्थापिका में सीटों का निर्धारण होता है बच्चे। तो जो निर्वाचन प्रणाली है बच्चे, उसी निर्वाचन प्रणाली के द्वारा आम चुनाव कराए जाते हैं। उस निर्वाचन प्रणाली के आधार पे नागरिक आम चुनाव में भाग लेते हैं, मत देते हैं, और उनके मतों के आधार पर ही बच्चे जो व्यवस्थापिका यानी जो विधायिका है उसमें दलों को क्या मिलती हैं, सीटें मिलती हैं। सीटों का निर्धारण इसी तरह से किया जाता है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट बच्चे? कोई कंफ्यूजन? पहला जो पॉइंट लिखा जा रहा है वो क्लियर है ना बच्चे? निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से होता है जिसके द्वारा एक आम चुनाव में नागरिकों द्वारा प्राप्त मतों के आधार पर व्यवस्थापिका में सीटों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो जो व्यवस्थापिका में सीटों का निर्धारण होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन सिस्टम बनाना पड़ेगा बच्चे। एक इलेक्ट्रोल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रोल सिस्टम के आधार पे आप चुनाव कराएंगे, आम जनता उस चुनाव में भाग लेगी। जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, जितना मत प्राप्त हुआ है बच्चे, उसके आधार पर उसे क्या दी जाएंगी, सीटें दी जाएंगी। वो आगे और भी क्लियर होता है बच्चे, क्लियर हम करेंगे। सेकेंड पॉइंट में बच्चे बोला गया है कि नागरिकों द्वारा प्राप्त मतों के आधार पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है बच्चे। तो नागरिक क्या करते हैं, मत देते हैं बच्चे, और जिस कैंडिडेट को या जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं बच्चे, वही उम्मीदवार तो क्या होता है, आपके राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है, जिसको राज्य अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है। आगे जब आओगे बच्चे तो अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों में सदस्यों के चुनाव के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है बच्चे। तो कहने का मतलब हर देश का बच्चे क्या पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा है, क्या हर एक देश में एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है, क्या हर एक देश में एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है, अलग अलग है बच्चे। तो अलग अलग जब है बच्चे तो सिंपल सी बात है कि वहां जो निर्वाचन का तरीका भी होगा वो भी एक प्रकार से क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग तरीके से लोग वहां पे क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो यही चीजें मैंने लिखा था बच्चे। नेक्स्ट जब आओगे बच्चे, इन प्रणालियों को, जो निर्वाचन प्रणाली होते हैं बच्चे, उनको हम लोग 4 भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है बच्चे, ठीक है ना, 4 भागों में निर्वाचन प्रणाली को आप विभाजित कर सकते हो बच्चे। सबसे पहला जो आता है बच्चे उसको बहुलवादी प्रणाली अथवा फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का दूसरा नाम ही बच्चे बहुलवादी प्रणाली है, जिसको हम लोग प्लूरिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, और एक फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। तो एक तो तरीका ये है बच्चे। दूसरा तरीका होता है मेजॉरिटी सिस्टम, बहुमत प्रणाली। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है मेजॉरिटी सिस्टम। तीसरा जो होता है बच्चे वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बच्चे, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है मिश्रित प्रणाली, जिसको हम लोग मिक्स सिस्टम बोलते हैं। इसमें कई निर्वाचन प्रणालियों को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, तो उसको मिक्स सिस्टम बोला जाता है। तुम लोगों ने 11th-12th के एनसीईआरटी में ना दो पढ़ा होगा। एक तो पहला पढ़ा होगा बहुलवादी प्रणाली अथवा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये तुम लोग पढ़ते हो 11th-12th के क्लास में, जो चुनाव 11th में या 12th में पढ़ाया जाता है। और दूसरा तुमने पढ़ा है पीआर सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये दो सिस्टम हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, और बाकी के दो। और भारत में पहला सिस्टम और तीसरा सिस्टम जो है बच्चे वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा भी भारत में चुनाव होता है। तो भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है बच्चे, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या फिर प्लूरिस्टिक सिस्टम के बेस पर होता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है बच्चे, वो भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बेस पर होता है बच्चे। स्थानीय जो चुनाव होते हैं, लोकल जो चुनाव होता है बच्चे, ग्राम सभा ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है, वो भी फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है बच्चे। तो फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम का यूज हम लोकसभा के चुनाव के लिए करते हैं, विधानसभाओं के लिए चुनाव के लिए करते हैं, स्थानीय चुनाव के लिए करते हैं बच्चे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चे, उनका निर्वाचन भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड में, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बच्चे 4 तरीके होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के 4 प्रकार होते हैं बच्चे। एक तो ऐसे तो मैंने 4 लिखा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें लिस्ट सिस्टम आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम आता है, मिक्स्ड सिस्टम आता है, कम्युलेटिव सिस्टम आता है। ये 4 मेथड होते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी बस ध्यान में रखना कि अभी जो निर्वाचन प्रणाली है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। और प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है बच्चे, उसमें से हम लोग किस सिस्टम का यूज़ करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं बच्चे। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कहीं लिख लेना रफ में, लिस्ट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है, कम्युलेटिव सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम, ये 4 आते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? आगे जब आओगे बच्चे तो वहाँ पे प्लूरिस्टिक सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं बच्चे, ठीक है। पहले डिफिनीशंस पढ़ते हैं, फिर उसको समझना शुरू करते हैं। जो बहुलवादी प्रणाली है बच्चे, जो प्लूरिस्टिक सिस्टम होता है, बहुलवादी प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या फिर उसी को विनर टेक्स ऑल बोल सकते हो बच्चे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का दूसरा नाम प्लूरिस्टिक सिस्टम भी होता है, विनर टेक्स ऑल भी होता है, प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक क्षेत्र से उस उम्मीदवार को विजयी अथवा निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है जिसके अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हों बच्चे, ठीक है। तो जो बहुलवादी प्रणाली सिस्टम होता है, जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम होता है बच्चे, जब भारत में चुनाव होगा तो भारत को कई निर्वाचन क्षेत्रों में हम क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। अब जो निर्वाचन क्षेत्र है बच्चे, उस निर्वाचन क्षेत्र से जो कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से 4 उम्मीदवार क्या हुए बच्चे, खड़े हुए, ABCD, ठीक है। 4 उम्मीदवार खड़े हुए एक निर्वाचन क्षेत्र से, उसमें ए उम्मीदवार को 20 मत प्राप्त हुए, बी उम्मीदवार को 15 मत प्राप्त हुए, सी उम्मीदवार को 35 हुए, डी को 30 हुए बच्चे। तो यहाँ से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा बच्चे प्लूरिस्टिक से और फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, सी वाला। क्यों? क्योंकि सी को सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है और फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम यही बोलता है कि जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होगा वही क्या होगा बच्चे, जीता हुआ कैंडिडेट होगा, विजयी उम्मीदवार होगा बच्चे। और उस विजयी उम्मीदवार को आपको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थापिका में सीट देनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है ना। व्यवस्थापिका में आप व्यवस्थापिका यानी जो विधायिका है बच्चे, चाहे वो संसद लोकसभा में आपको जगह दीजिए या फिर विधानसभा का चुनाव है तो आपको विधानसभा में,
लेकिन बच्चे ये भी तो देखो, जो सी है, जो जीता हुआ है बच्चे, जो सी कैंडिडेट है बच्चे, क्या उस सी कैंडिडेट को उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों ने वोट दिया है या फिर उस निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों ने वोट दिया है बच्चे? निर्वाचन क्षेत्र जो था बच्चे, एक कोई एक्स निर्वाचन क्षेत्र, वहां से 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे अलग अलग पार्टियों से। एक आम आदमी पार्टी से खड़ा हो गया, एक बीजेपी से खड़ा हो गया, एक कांग्रेस से खड़ा हो गया, एक समाजवादी पार्टी से खड़ा हो गया बच्चे। 4 कैंडिडेट खड़े हुए। इसमें से एक कैंडिडेट को 35 वोट प्राप्त हुए बच्चे, लेकिन क्या उसी कैंडिडेट को नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, उसी कैंडिडेट को 65 मत भी प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी जो कैंडिडेट जीत रहा है बच्चे, वो अल्पमत से जीत रहा है, बहुमत से नहीं जीत रहा है। ये फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम में यही कमियां होती हैं। यानी कहने का मतलब, जिसका 20 जो थे बच्चे, 20 वोट तो पड़ा, लेकिन वो वोट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ये वोट वेस्ट हो गया ना, 20 वाला, 15 वाला, 30 वाला वोट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इस वोट का कोई महत्व नहीं, कैंडिडेट हार गया, वोट क्या हो गया? खराब हो गया। जीता जो है बच्चे, उस कितने वोटों से जीत रहा है? 35 वोटों से। तो जो फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम होता है बच्चे, उसमें बहुत सारा वोट क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद? क्योंकि हारे हुए कैंडिडेट के वोटों की काउंटिंग नहीं होती है बच्चे। जो हारा हुआ कैंडिडेट होते हैं उनके वोटों की कोई वैल्यूज नहीं होती है। सिर्फ वैल्यू किसकी होती है? जो जीते हुए कैंडिडेट होता है उसके वोटों की वैल्यू होती है, हारे वाले कैंडिडेटों की वैल्यू नहीं होती है। अब देखो, वही तो लाइन मैंने लिखा था कि सी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा चाहे 65% लोग ने उसे अपना मत न भी दिया हो बच्चे। ये कमी होती है फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम में बच्चे। यानी जो फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम है बच्चे, जो उसमें सी है, वो बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रहा है या अल्पमत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? सिर्फ एक माइनर कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बच्चे, कि प्यूलर कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? माइनर का कर रहा है बच्चे, वो छोटे एक ग्रुप का सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी कमी होती है फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम। लेकिन विकासशील देश जो है बच्चे, वो इसी मॉडल को क्या करते हैं? अपनाते हैं बच्चे। रीचा, कुछ पूछना है बच्चे? ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? क्योंकि इस, ठीक है, जैसे कभी भी चुनाव होगा बच्चे, तो तुम देख लेना, कभी कभी तुम लोग, जैसे हो सके दीपा को पता भी हो, उसने मीडिया ओडिया में कर रखा है, मीडिया से कर रखा है, तो देखना कभी कभी चुनाव होता है बच्चे और डिबेट और जब डिस्कशन होता है बच्चे, तो जैसे अब कन्हैया कुमार है और उसे बीजेपी के बारे में क्या करना है, ठीक है, बीजेपी का थोड़ा सा क्रिटिकल मूल्यांकन करना, इवेल्युएशंस करना है, तो क्या कहेगा कि जो बीजेपी है बच्चे, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो भारत में से कुछ समुदाय के लोगों का ही सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है। उसे 100% मत प्राप्त नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें प्राप्त हुई हैं बच्चे, वो 280 या 290 सीटें होंगी। उसमें तो कुछ एनडीए की भी तो सीटें हैं। तो भारतीय से, और टोटल सीटें कितनी है? 543 हैं। तो अगर 543 सीटें अगर बीजेपी को आ जाता बच्चे, तब हम बोल सकते हैं कि पूर्ण बहुमत का वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी जो उनका प्रतिनिधित्व होगा वो कहीं ना कहीं अल्पमत का प्रतिनिधित्व होता है बच्चे। और जो कैंडिडेट हार गए, उनका वोट क्या हो गया बच्चे? खराब हो गया पूरा का पूरा। आई बस समझ, तो ये चीजें जनरली तुम्हें समझना होता है। अधिकांश देशों में इस प्रणाली फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम को अपनाया जाता है। यह प्रणाली भारत में भी देखने को मिलेगी, ग्रेट ब्रिटेन में भी देखने को मिलती है बच्चे, और कनाडा में भी देखने को मिलती है। तो ये फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम है बच्चे, ठीक है। इसकी कमियां क्या हैं ये भी तुम्हें समझ में आ गई बच्चे। हाँ, फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम की कुछ मान्यताएं होती हैं। क्या मान्यताएं होती हैं? मान्यताओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक समर्थन मिले उसे ही विजयी घोषित किया जाना चाहिए। मतलब जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होगा बच्चे, उसे विजयी घोषित करना होता है। फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम की ये मान्यता है। चुनाव प्रणाली सरल है बच्चे और पारदर्शी होना चाहिए। ये चुनाव प्रणाली क्या होती है? काफी सरल होती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, अब भारत में लोकसभा का चुनाव कराना है बच्चे, तो भारत में जब लोकसभा का चुनाव कराना होगा तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि लोकसभा की सीटें कितनी है। तो पता चल गया 543 प्लस 2, टोटल 545 होती हैं। लेकिन उसमें से 2 तो मनोनीत सदस्य होते हैं, तो उनके लिए तो चुनाव नहीं होता। चुनाव कितने लोगों के लिए होगा? 543 के लिए। अब पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में हम क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे।
अब जितने भारत में राजनीतिक दल हैं, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से हर राजनीतिक दल अपना अपना क्या करेगा, उम्मीदवार खड़ा करेगा। और ठीक है, उम्मीदवार खड़ा किया गया और तुमने उसको तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। और जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करेंगे, निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे, अपने अपने वादे जनता के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखते हैं। और जनता को जिनके वादे समझ में आते हैं, जनता उनको क्या कर देती है, वोट कर देती है। और इस तरह से जिस दल के कैंडिडेट को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, सबसे अधिक मत प्राप्त होता है बच्चे, वो कैंडिडेट जीत जाता है। और उसके वोट के आधार पे ही बच्चे उसे क्या मिल जाती है, लोकसभा में एक सीट जो है वो प्राप्त हो जाएगी बच्चे, इस तरह से। ठीक है, अब लोकसभा का बहुमत के आधार पे हम लोग क्या कर देते हैं, सरकार के निर्माण का क्या करते हैं, अधिकार देते हैं कि लोकसभा में जो बहुमत होगा, मतलब 50% प्लस 1 बच्चे, 50+1 होता है, 50%+1 होता है बच्चे। तो 250 और +1 कर लो, उससे ज़्यादा जिस दल को सीटें प्राप्त होंगी बच्चे, वो क्या करेगा, सरकार एक तरह से क्या करता है, निर्माण करता है। तो यही तरीका, ये काफ़ी सरल है। और विकासशील देशों में ये प्रक्रिया जो है बच्चे वो काफ़ी चलन में है बच्चे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आओगे बच्चे, इसके लिए एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज तथा बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब एक ही क्षेत्र से कई सदस्य खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें जीतेगा कौन, जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त हो। या फिर हो सकता है कि एक ही क्षेत्र हमने बनाया और वहां से बोला कि सिर्फ एक ही मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, एक सदस्य जो है वो क्या कर सकता है, खड़ा हो सकता है बच्चे। तो ये चीजें भी कभी कभी आती है बच्चे। आई बात समझ में। ये फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में देखते हैं। एक और तरीका कहीं कहीं यूज होता है बच्चे, जिसको ब्लॉक वोट बोला जाता है। ब्लॉक वोट ये भी एक प्रणाली है चुनाव कराने का। अब ब्लॉक प्रणाली क्या होता है, इसको पहले पढ़ लो फिर समझ में आएगा बच्चे। जैसे ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक उम्मीदवार चुने जा सकते हैं बच्चे। फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में क्या होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र है उसे एक ही सदस्य चुना जाता है। लेकिन जो ब्लॉक वोटिंग सिस्टम होती है उसमें बोला जाता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से हम कई जीते हुए सदस्य को क्या कर सकते हैं, उम्मीदवार को चुन सकते हैं। लेकिन तरीका बताएगा कि कैसे आप चुनोगे। इस व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार चुने जाने हैं बच्चे। अब मान लो कि जहांगीरपुरी है बच्चे, अब जहांगीरपुरी से फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम के अनुसार एक कोई कैंडिडेट जीतता, लेकिन हमने क्या किया, ब्लॉक वोटिंग सिस्टम लाया बच्चे। और वहां पे बोला कि नहीं, जहांगीरपुरी से एक सदस्य नहीं, 2 सदस्य क्या होने चाहिए, जीतने चाहिए बच्चे। कितने सदस्य चुनने चाहिए, 2 सदस्य चुने चाहिए। तो अब कैसे चुने जाएंगे, तो सबसे पहले वह उम्मीदवार चुना जाता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होता है। तो वोटिंग हो गई, वोट में जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं बच्चे, सबसे अधिक जिसको मत प्राप्त हुए हैं बच्चे, उसको आपने क्या कर दिया, विजयी घोषित कर दिया। और उसको आपने क्या लिया, फिर तद अनुपरांत अगले उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक वांछित संख्या में उम्मीदवार चुन न लिए जाएं बच्चे। ठीक है, तो एक उम्मीदवार माने हम 2 लोगों ने, मतलब वहां पे 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया बच्चे, 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब जब 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना बच्चे, तो देखो क्या होता है कि 4 लोगों में से एक को तो सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ। मान लो कि 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी और डी, 4 कैंडिडेट हैं। ध्यान से सुनना, ए बी सी डी कहीं लिख लो। एक कैंडिडेट को मान लो 50 वोट मिला, ठीक है। बी कैंडिडेट को मान लो कि 30 वोट मिला, सी कैंडिडेट को भी 30 वोट मिला, और डी कैंडिडेट को कितना वोट मिला, 20 वोट मिला बच्चे। ठीक है ना, 20 वोट मिला। अब उसमें क्या होगा कि ए कैंडिडेट वाले को तो 50 मिला, वो तो निकल गया जीत के। लेकिन बी और सी वाले को बच्चे मैंने कितना कितना नंबर बोला है, 30-30 बोला है। दोनों के मत तो बराबर हैं। और जो लास्ट वाला है बच्चे, उसको 20 मत प्राप्त हुए हैं। तो अब दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, 2 ही उम्मीदवार हमें निकालना है। अब तो निकालना मेरे लिए टफ हो गया ना। तो जो जिसका सबसे कम वोट होता है ना, उसको डिवाइड करके दोनों में बांट देते हैं। यानी डी वाले का 20 है, उसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 10। तो 10 बी को दे दिया और 10 सी को दे दिया। तो दोनों के वोट कितने हो गए, 40 हो गए। लेकिन अभी भी ये तो बराबर ही हो रहा है। आगे फिर वोटिंग कराई जाएगी बच्चे। ये काउंटिंग तब तक चलेगी जब तक किसी एक कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट प्राप्त ना हो जाए बच्चे।
इस तरह से 2 उम्मीदवार जो होते हैं वो ब्लॉक वोटिंग सिस्टम के थ्रू चुने जाते हैं। वो उसमें हो सकता है कि मान लो कि ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो तब तक चलती है जब तक कि हमें जितने उम्मीदवार चाहिए उतने चुन न लिए जाएं। और ये मॉडल कई कई जगह पे, कुछ जगह पे काम करता है, जैसे बरमूडा में है बच्चे, लाओस है, थाईलैंड है, कुवैत है, फिलीपींस है बच्चे। इन्हीं देशों में ये मॉडल तुम्हें देखेगा, बहुत जगह पे ये मॉडल जो है वो प्रचलित नहीं है बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ या नहीं? जैसे प्रेसिडेंट का भी चुनाव में यही होता है बच्चे, प्रेफरेंस वैसे तो दिया जाता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के चुनाव में प्रेफरेंस होता है, प्राथमिकता होती है 1 2 3 करके बच्चे। तो आप अगर वोट करोगे तो पहली प्राथमिकता ए को दे दिया, बी को दूसरी दिया, सी को तीसरी दिया। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट जो प्राथमिकता होती है बच्चे उसको काउंट कर लिया जाता है, और फर्स्ट प्राथमिकता को मैंने काउंट किया और बहुमत का नंबर मैं निकाल कर बैठा रहता हूँ कि कितना वोट प्राप्त होना चाहिए। तो फर्स्ट प्राथमिकता में अगर उतने प्राप्त वोट आगे बचे जितना बहुमत का वोट है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो कैंडिडेट भी क्या हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिकता भी काम करती है बच्चे वहाँ पे। क्लियर हो रहा है थोड़ा मोड़ा? नहीं तो इसको मार्क कर लेना, जैसे कोचिंग क्लासेस खुलेगी बच्चे तो वहाँ पर भी इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे उसे। ठीक है बच्चे, सेकेंड जो आता है बच्चे वो आता है बहुमत प्रणाली, जिसको हम लोग मेजोरिटी सिस्टम बोलते हैं बच्चे। ठीक है ना, सेकेंड बैलेट प्रणाली भी इसको आप बोल सकते हो। मेजोरिटी सिस्टम को सेकेंड बैलेट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, यह प्रणाली साधारण मतदान प्रणाली की तुलना में अधिक प्रतिनिधात्मक रिप्रेजेंटेशन, मतलब काफ़ी ये रिप्रेजेंटेटिव्स करती है। जैसे फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में क्या हो रहा है बच्चे, सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में जो जीत रहा है कैंडिडेट वो सभी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है बच्चे, वो कुछ लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो मेजोरिटी सिस्टम होता है बच्चे वो फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम से थोड़ा सा बेहतर होता है। वो बेहतर कैसे हो जाता है बच्चे, क्योंकि इसमें ना 50% का टारगेट रखा जाता है, 50% +1। यानी अगर किसी कैंडिडेट को अगर जीतना है बच्चे, कोई कैंडिडेट को विजयी घोषित करना है, तो जो वोट होना चाहिए वो 50% +1 होना चाहिए। इतना जब वोट प्राप्त होगा बच्चे ना, तब जाकर वो कहीं क्या हो सकता है, विजयी घोषित किया जा सकता है। अगर 50% से कम वोट हैं बच्चे तो फिर तो वो उम्मीदवार एक प्रकार से माना जाता है कि वो हार चुका है बच्चे। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे बहुमत प्राप्त करने के लिए बच्चे 50% तथा 1 होना चाहिए, यानी 50% +1 मत प्राप्त करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो देखो वहाँ पे अल्पमत का हो रहा है, यहाँ पे कम से कम इस मेथड के द्वारा आधे लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन हो ही जाएगा ना बच्चे। आधे लोगों का तो क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। यदि किसी भी उम्मीदवार को संपूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है तो द्वितीयक मत के आधार पे पुनः मतों की गिनती की जाती है। यानी अगर किसी कैंडिडेट को बच्चे एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, एब्सोल्यूट में मतलब 50% +1, मान लेते हैं कि एक एरियाज हमने डिफाइन किया, जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट के चुनाव में क्लियर होता है कि टोटल कितना वोट पड़ेगा और उस वोट का 50% +1 कितना होता है ये भी हम निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, वोट डाला जाता है, ठीक है, कैंडिडेट एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, बी कैंडिडेट को सेकंड दिया। तो सबसे पहले काउंटिंग क्या होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस की होगी। अब फर्स्ट प्रेफरेंस के द्वारा जो बहुमत है बच्चे, अगर वो साबित नहीं हो जाता है बच्चे, तो जो सबसे कम वोट प्राप्त जिस कैंडिडेट को हुआ था बच्चे, उसके वोट को डिवाइड करके ना ए और बी में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इसी को सेकेंड बैलेट बोला जाता है, कि दोबारा से काउंटिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है बच्चे। क्लियर नहीं हुआ होगा, इस एग्जाम्पल को देखो तुम लोग। ये 4 कैंडिडेट हैं बच्चे, ए बी सी और डी, ये 4 कैंडिडेट हैं। अब हमें जो चुनाव कराना है वो कराना है मेजॉरिटी किसके द्वारा, मेजॉरिटी सिस्टम के द्वारा कराना है। मेजॉरिटी सिस्टम में ये जहाँ से कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं बच्चे, वहाँ टोटल वोट कितना है, 10,000। टोटल वोट पड़ेगा कितना, 10,000। टोटल वोट कितना पड़ा, 10,000। अब जो टोटल वोट 10,000 है बच्चे, उसका 50% कितना हुआ, 5,001। यही हुआ ना, 50% +1 कितना हुआ, 5,001। अब ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तुम वोट करने वाले हो,
ए कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, पहली प्राथमिकता दिया, बी कैंडिडेट को सेकंड दे दिया, सी को थर्ड दे दिया, डी को फोर्थ। तो कोमल आई, ए को 1 दे दिया, बी को ये दे दिया, ऐसा। दीपा आई तो ए को 1 दे दिया, बी को सेकंड दे दिया, इस तरह से कर करके जितने लोग थे सबने क्या कर दिया, वोट कर दिया। अब जब काउंटिंग होगी बच्चे ना, तो सबसे पहले ए वाले की होगी काउंटिंग, क्योंकि जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग पहले की जाती है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग हमने किया और उसी काउंटिंग को करने के बाद से अगर 5001 वोट मिल जाता है ए को, तो वहीं पर वो क्या होगा, विजयी घोषित कर दिया गया, बाकी कैंडिडेट की काउंटिंग खत्म कर दी जाती है। हाँ, लेकिन एक कैंडिडेट ने जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे, जो एक कैंडिडेट जो था बच्चे, उसकी काउंटिंग की गई, लेकिन 5000 से कम क्या हुए, वोट आए बच्चे। तब तो फिर क्या होगा, जिसके सबसे कम वोट होते हैं बच्चे, उसको डिवाइड करके दो ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, विजयी घोषित करते हैं बच्चे। इसी को मेजोरिटी सिस्टम बोला जाता है बच्चे। ठीक है, यही चीज़ें होती है कि तब तक काउंटिंग करनी है बच्चे जब तक 50% प्लस वोट 1 वोट ना आ जाए। जब इतना वोट आएगा बच्चे, तभी आप उसको एक तरह से क्या कर सकते हैं बच्चे, विजयी घोषित कर सकते हैं। तो ये क्लियर है बच्चे? क्या समझा आप लोग, बताएगा कोई, मुझे समझाएगा इस चीज़ को, पढ़ लो। ठीक है, इसको पढ़ो और कौन समझाएगा मुझे।